अमेरिकियों पे हमेशा भरोसा किया जा सकता है कि वे सही काम करेंगे, लेकिन तब जब वे बाकी सारे विकल्प आजमा चुके हों। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की अमेरिका को लेकर यह सोच काफ़ी मशहूर है। उनकी नज़र में अमेरिका अलग अलग नीतियां आजमाता है, अधूरी कोशिशें करता है, फिर आखिर में उस रास्ते पे लौट आता है जो वाकई सही हो। लेकिन का बरखा जब कृषि सुखाने, ऐसा ही कुछ रूस यूक्रेन जंग में भी हो रहा है। सत्ता नसीब होने से पहले डोनाल्ड ट्रंप दावे करते न थकते थे। कहते 24 घंटे में जंग रुकवा दूंगा, मेरी पुतिन से अच्छी बनती है। लेकिन उनके दोस्त आजकल उनकी सुन नहीं रहे हैं। पुतिन से मेल मिलाप तो हो गया, लेकिन जंग वहीं की वहीं है। खबरें तो उल्टा ये कह रही हैं कि पुतिन तो कभी किसी रियायत के लिए माने ही नहीं थे। हुआ ये था कि एक अमेरिकी डिप्लोमेट को एक सपना आया और ट्रंप ने उसमें हकीकत देख ली। तो क्या हुआ था अलास्का की मीटिंग के पहले, यह जानना जरूरी है, और अलास्का मीटिंग के बाद क्या हो रहा है ये तो और जानना जरूरी है। इसलिए आज इस पर ही बात करेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। 6 अगस्त को ट्रंप के गोल्फ बडी और उनके खास दूत स्टीव विटकॉफ रूस पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से हुई। मुलाकात का मकसद था रशिया यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए कोई रास्ता तय करना। विटकॉफ का यह 5वां अटेम्प्ट था। इसके पहले 4 बार वो बड़ी उम्मीद से पुतिन से मिले थे, लेकिन हर बार फेल हुए थे। ट्रंप इस बात से बेहद परेशान थे। उनकी साख का सवाल था। हर बार बेसब्री से विटकॉफ का इंतजार करते। विटकॉफ हर बार खाली हाथ लौटते। ट्रंप को कुछ भी न सूझता तो वे अपने एकमात्र साथी ट्रुथ सोशल की मदद लेते। बहरहाल कुल जमा बात यह कि विटकॉफ पर इस बार रिजल्ट का बहुत प्रेशर था। दूसरी तरफ ट्रंप ने रूस को डेडलाइन दे रखी थी, 8 अगस्त तक सीज फायर करो, नहीं तो प्रतिबंध बढ़ा देंगे। राजधानी मॉस्को में 3 घंटे तक ये मीटिंग चलती रही। खत्म हुई तो विटकॉफ ने गर्मजोशी से पुतिन से हाथ मिलाया, चेहरे पर एक मुस्कान लिए कमरे से बाहर निकले। मीटिंग खत्म हुए कुछ ही देर हुई थी कि ट्रंप ने भारत पर 25% का टैरिफ लगा दिया। वजह बताई कि रूस से तेल खरीद रहे हैं ये लोग। ट्रंप के इस कदम से सबको लगा कि यह बैठक बेनतीजा ही रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ ही वक्त बाद ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट लिखा, कहा कि विटकॉफ की मीटिंग बेहतरीन रही, इसमें काफी प्रोग्रेस हुई है। फिर अगले दिन उन्होंने यूरोपियन लीडर्स को फोन मिलाया। विटकॉफ पुतिन मीटिंग पर ब्रीफ किया। फोन पर यूक्रेनी प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की भी जुड़े थे। ट्रंप ने सबको बताया कि वे अगले हफ्ते ही पुतिन से मिलने का प्लान बना रहे हैं। इसके बाद वे पुतिन जेलेंस्की के साथ एक ट्रायलैटरल मीटिंग भी करेंगे, ऐसा उन्होंने सूचित किया। ट्रंप ये सब करते हुए बड़े उम्मीद से भरे हुए थे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन ऐसा क्यों था? दरअसल पुतिन से मीटिंग के बाद विटकॉफ ने ट्रंप को एक ऐसी बात कही थी जिससे ट्रंप की उम्मीदें दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ने लगी थी। विटकॉफ ने उन्हें बताया था कि पुतिन जंग खत्म करने के लिए यूक्रेन के बड़े इलाके छोड़ने को तैयार हो गए हैं। ये बात चौंकाने वाली थी, क्योंकि रशिया ने अब तक की जंग में कभी भी पीछे हटने की मंशा जाहिर नहीं की थी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इस बाबत रिपोर्ट छापी है और बताया है कि विटकॉफ की बात सुनने के बाद ट्रंप ने अपने दूत की तारीफ की और फिर तुरंत पुतिन के साथ एक ऐतिहासिक बैठक करने की तैयारी में जुट गए। उस रात ट्रंप को नींद नहीं आई, सोए तो सपने में नोबेल प्राइज दिखाई देने लगा। इसके बाद आई 7 अगस्त की तारीख। विटकॉफ ने इस दिन यूरोप के नेताओं से बात की और कहा कि पुतिन यूक्रेन के जापोरिजिया और खेरसों से पीछे हटने को तैयार है, लेकिन इस बार विटकॉफ साहब ने इसमें एक और प्रस्ताव जोड़ दिया। कहना था कि पुतिन इसके बदले चाहते हैं कि यूक्रेन उन्हें डोनेट्स्क और लुहांस्क के वो हिस्से भी दे दे जिस पर अभी तक रूस ने कब्जा नहीं किया है, यानी जमीन की अदला बदली करनी होगी। इस प्रस्ताव ने कॉल पर मौजूद कई लोगों को चौंका दिया। उन्होंने जो सोचा था विटकॉफ की बात उससे बिल्कुल अलग थी। मामला बेहतर समझने के लिए एक बार यूक्रेन का नक्शा देख लीजिए। यूक्रेन की करीब 19% जमीन रूस के कब्जे में है। कब्जाई गई जमीन लाल रंग से दिखाई गई है। इसमें 2014 में कब्जाया गया क्रीमिया तो ही है, उसके अलावा 2022 के बाद हाथ डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया और खेरसोन भी है। रूस इन पर अपना हक जमाता है, लेकिन इस दावे को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। अब अगर आप जंग की मौजूदा फ्रंटलाइन देखें तो पता चलेगा कि इन चारों में से सिर्फ लुहांस्क पर ही रूस का पूरा कब्जा है और रूस की मंशा थी कि पूरा डोनबास भी उसे मिल जाए। इसके लिए उसे डोनेट्स्क के बाकी इलाके पर भी कब्जा जमाना होगा, जिसमें वो अब तक कामयाब नहीं हो सका है। अब विटकॉफ का कहना था कि अगर यूक्रेन पुतिन को डोनेट्स्क का बाकी हिस्सा दे दे तो वो जापोरिजिया और खेरसोन से पीछे हट जाएंगे। जमीन की अदला बदली की बात सुनकर यूरोपीय अधिकारियों में चिंता बढ़ गई।
उन्हें डर था कि पुतिन की तरफ ट्रंप की सॉफ्ट अप्रोच यूक्रेन को जमीन गंवाने पर मजबूर न कर दे। अगले कुछ दिनों तक यूरोपियन नेता अपने अमेरिकी साथियों से यह पता लगाने की कोशिश करते रहे कि पुतिन ने वास्तव में विटकॉफ से कहा क्या था, लेकिन यहां तक भी उम्मीद पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। सबने सोचा कि चलो जंग खत्म करने का रास्ता तय किया तो जा ही सकता है, कम से कम बात तो हो ही सकती है। लेकिन यह सब भी खुली आंखों से देखा गया एक ख्वाब था, क्योंकि अगले दिन विटकॉफ अपने बयान से एक बार फिर पलट गए। इस दिन उन्होंने विदेश मंत्री मार्को रूबियो और यूरोप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के साथ एक मीटिंग की। इसमें उन्होंने कह दिया कि पुतिन यूक्रेन के किसी भी हिस्से को छोड़ने को तैयार नहीं है। यह जानकारी एक दिन पहले किए गए दावे से बिल्कुल उल्टी थी। विटकॉफ ने पहले कहा कि पुतिन यूक्रेन के एक बड़े इलाके से पीछे हट जाएंगे और फिर कहा कि पीछे तो हटेंगे मगर जमीन की अदला बदली करनी होगी, और अब कहा कि पुतिन कोई जमीन नहीं देंगे। इतना ही नहीं, रॉयटर्स के मुताबिक विटकॉफ ने यह भी बताया कि पुतिन पश्चिमी देशों से कोई खास डील करना नहीं चाहते हैं, इसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं है अगर वेस्ट खेरसोन और जापोरिजिया को रूसी जमीन के तौर पर मान्यता न दे। इसके बाद अगले कुछ दिनों में ट्रंप ने पुतिन के साथ अलास्का में होने वाली अपनी बैठक को लेकर उम्मीदें कम कर दी। व्हाइट हाउस ने इस मीटिंग को सिर्फ एक लिसनिंग एक्सरसाइज कहा, यानी अभी तो सिर्फ बातें सुनी जाएंगी। ये राष्ट्रपति के लिए सिर्फ एक लिसनिंग एक्सरसाइज है। युद्ध में शामिल सिर्फ एक ही पक्ष वहां मौजूद रहेगा। राष्ट्रपति वहां जा रहे हैं ताकि उन्हें समझ आ सके कि युद्ध खत्म होने की क्या उम्मीद है और इसके लिए क्या कर सकते हैं। इसके बाद ट्रंप ने भी बार बार यह कहा कि इस मीटिंग में वो सिर्फ पुतिन को भांपने जा रहे हैं और इसके बाद एक ट्राइलेटरल मीटिंग होगी। तो अब सवाल है कि कंफ्यूजन हुई कैसे? जवाब उसी मीटिंग में है जब 6 अगस्त को विटकॉफ पुतिन से मिलने मॉस्को पहुंचे। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि विटकॉफ ने पुतिन से मिलने के लिए डिप्लोमेसी के तय मानकों को फॉलो नहीं किया था। ये विदेश मंत्रालय के नोट मेकर के बिना ही पुतिन के साथ मीटिंग करने पहुंच गए थे। दरअसल आमतौर पर जब कोई डिप्लोमेटिक मीटिंग होती है तो विदेश मंत्रालय का एक अधिकारी मीटिंग के नोट्स बनाने के लिए साथ आता है, लेकिन विटकॉफ के साथ ऐसा कोई शख्स मौजूद नहीं था। विटकॉफ के पास साफ साफ रिकॉर्ड था ही नहीं, इसलिए बाद में वे पुतिन की सही शर्तें अमेरिका तक पहुंचा नहीं पाए। रिपोर्ट बताती है कि शुरुआत में तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो को भी विटकॉफ पुतिन मीटिंग के नतीजों से अनजान रखा गया था। इसी बीच एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने चिंताएं और बढ़ा दी। 13 अगस्त को यूक्रेनी अधिकारियों ने एक खुफिया जानकारी दी। उन्होंने जर्मनी के अधिकारियों को बताया कि पुतिन ट्रंप के साथ बैठक का इस्तेमाल समय निकालने के लिए करना चाहते हैं। असल में वे अक्टूबर या नवंबर में एक बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद 15 अगस्त को अलास्का के एंकरेज में पुतिन और ट्रंप की मीटिंग हुई। 3 घंटे तक बातचीत के बाद भी यूक्रेन जंग को लेकर कोई खास नतीजा नहीं निकला। अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन की कोई भी शर्त मनवाने में नाकाम रहे। उल्टा बैठक के बाद वे पुतिन का राग गलापने लगे। कहा कि स्थायी शांति के लिए अस्थायी युद्ध विराम हल नहीं है, सीज फायर की जगह पीस डील की कोशिश करनी होगी। और दूसरी तरफ पुतिन की अब भी वही मांगे हैं, यूक्रेन लुहांस्क और डोनेट्स्क छोड़ दे, नाटो की सदस्यता के बारे में सोचे भी नहीं, यूक्रेन में नाटो की कोई फौज तैनात न हो और यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने में अमेरिका और यूरोपीय देशों के साथ रूस भी शामिल रहे, यानी जस का तस रहे। लेकिन स्टीव विटकॉफ से इतनी बड़ी गलती क्यों हुई? मीटिंग में बिना नोटपैड कॉपी किए क्यों गए? मीटिंग के मिनट्स रिकॉर्ड क्यों नहीं किए गए? इसके लिए हमें उनके बैकग्राउंड को थोड़ा समझना होगा। स्टीव विटकॉफ का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ। उनके पिता महिलाओं के लिए कोट बनाने का काम करते थे। विटकॉफ ने वकील के तौर पर करियर की शुरुआत की, फिर रियल एस्टेट में कदम रखा। विटकॉफ ग्रुप बनाकर न्यूयॉर्क की बड़ी इमारतें खरीदी, जैसे वुलवर्थ बिल्डिंग और पार्क लेन होटल। वकालत के दिनों में ही उनकी मुलाकात ट्रंप से हुई। एक दिन ट्रंप किसी दुकान से एक सैंडविच खरीद रहे थे, लेकिन वे पैसे लाना भूल गए थे। तब विटकॉफ ने उनके लिए बिल भरा और इस तरह दोनों की दोस्ती हो गई। दोनों साथ में गोल्फ खेलते। ट्रंप ने हमेशा विटकॉफ को एक ऐसे शख्स के तौर पर देखा जो हमेशा काम पूरा करके लौटता है। इसलिए जनवरी 2025 में जब ट्रंप ने कुर्सी संभाली तो विटकॉफ को स्पेशल इनवॉय का पद दे दिया। बिना किसी कूटनीतिक अनुभव के विटकॉफ अब गजा सीज फायर और रूस यूक्रेन जंग जैसे कठिन मामलों में सीधी बातचीत कर रहे हैं। एक सैंडविच का दाम ऐसे चुकाया जाता है, आप भी सीखिए। बहरहाल ट्रंप पुतिन की बैठक नाकाम रही। इसकी तस्दीक एक और खबर कर रही है। 28 अगस्त को रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन से बड़ा हमला किया। यह कीव पर अब तक का दूसरा सबसे बड़ा हमला था। इसमें करीब 23 लोगों की मौत हुई है। इसी दिन रूस के समुद्री ड्रोन हमले में यूक्रेनी नेवी का सबसे बड़ा जहाज सिम्फेरोपोल डूब गया। ये लगून क्लास जहाज यानी तटीय इलाके का जहाज था, जिसे जासूसी करने के लिए बनाया गया था। ड्रोन हमला यूक्रेन के ओडेसा इलाके में डैन्यूब नदी
मोदी के पास हुआ था। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट ने कहा कि ट्रंप इस खबर से खुश नहीं थे, लेकिन उन्हें हैरानी भी नहीं हुई। दोनों देशों के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। राष्ट्रपति इस पर नजर बनाए हुए हैं। यह हत्या तब तक जारी रहेंगी जब तक युद्ध चलता रहेगा। इसी वजह से राष्ट्रपति चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो और उन्होंने इसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत की है। उनका मानना है कि अगर वे पहले से राष्ट्रपति होते तो ये कभी शुरू ही नहीं होता। लेकिन शायद इस युद्ध के दोनों पक्ष अभी खुद इसे खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। इन दोनों देशों के नेताओं को भी इसे खत्म करने की इच्छा रखनी होगी। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन के लिए अमेरिका के खास दूत केलॉग और कुछ अमेरिकी अधिकारी विटकॉफ से नाराज चल रहे हैं। उनका मानना है कि विटकॉफ ने बातचीत में उलझाने वाली नई जानकारी जोड़ दी, जबकि उस समय अमेरिका रूस के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने ही वाला था। 8 अगस्त को सीज फायर की डेडलाइन भी खत्म हो रही थी, लेकिन बातचीत की वजह से वो तारीख आई और चली गई। अमेरिका ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। ट्रंप टीम में अब जंग की वजह से बेचैनी बढ़ने लगी। ट्रंप का बिना ज्यादा सोचे समझे काम करने वाला अंदाज उनके सहयोगियों में उलझन पैदा कर रहा है। इसके अलावा पुतिन और जेलेंस्की के बीच जिस मीटिंग की बात कई दिनों से चल रही है, वो पता नहीं होगी कि नहीं होगी। जेलेंस्की ने पहले ही साफ कर दिया है कि वे अपनी जमीन नहीं देंगे। वहीं पुतिन ने भी यूक्रेन में किसी भी नाटो सदस्य की सेना की तैनाती मानने से साफ मना कर दिया है। ऐसे में यूक्रेन जंग का हल निकालने के लिए अब ट्रंप क्या पैंतरा अपनाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम चलते हैं फिलहाल सुर्खियों की तरफ। बात अमेरिका की हो रही है तो पहली सुर्खी यहीं से। ट्रंप की बढ़ती उम्र के साथ उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। इसी बीच उनके जूनियर और उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने एक बात कही है। कहा है कि अगर ट्रंप को कुछ होता है तो वो उनकी जगह लेने को तैयार है। पता नहीं ऐसा कौन कहता है। बहरहाल उपराष्ट्रपति होने के नाते उन्हें हर स्थिति के लिए तैयार तो रहना पड़ता है। पिछले 200 दिनों में जो ट्रेनिंग मिली है वो कारगर साबित होगी, वो ऐसा कहते हैं। हालांकि वांस ने ट्रंप के स्वास्थ्य से जुड़े अटकलों को खारिज कर दिया। कहा कि राष्ट्रपति पूरी तरह से स्वस्थ हैं। यूएसए टुडे को दिए एक इंटरव्यू में जेडी वांस ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी अच्छी स्थिति में हैं। वे अपने कार्यकाल के बाकी हिस्से को पूरा करेंगे और अमेरिकी जनता के लिए शानदार काम करेंगे। आपको मालूम हो या न मालूम हो, 79 साल के हैं ट्रंप और 41 साल के जेडी वांस अमेरिकी इतिहास के तीसरे सबसे युवा उपराष्ट्रपति हैं। और अगर ट्रंप अपना कार्यकाल पूरा कर लेते हैं, जो पूरा करें, तो वे अमेरिकी इतिहास के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बन जाएंगे। और दूसरी तरफ ट्रंप ने अक्सर पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्वास्थ्य का मजाक उड़ाया है। वो अक्सर उनको स्लीपी कहते हैं, लेकिन हाल के महीनों में उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पैरों के निचले हिस्से में सूजन दिखने वाली कई तस्वीरें, वीडियो सामने आए। इन तस्वीरों और वीडियोस के सामने आने के बाद इस साल जुलाई में व्हाइट हाउस ने बताया कि ट्रंप को क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी, नसों में कुछ कमी है, उस नाम की बीमारी है। क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी पैर की नसों से जुड़ी हुई बीमारी होती है। पैर की नसें हार्ट तक ब्लड को ठीक से पंप करने में असफल रहती हैं, जिससे निचले अंगों में ब्लड जमा हो जाता है और सूजन जो है, दर्द और त्वचा के रंग में बदलाव और ये सब खुले घाव, ये सब लक्षण जो है वो पैदा होते हैं। अगली सुर्खी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों के दौरे पर रवाना हुए हैं। वे 28 अगस्त को जापान पहुंचे। यहां उन्होंने टोक्यो में भारत जापान ज्वाइंट इकोनॉमिक फोरम की बैठक को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में भारत को निवेश के लिए सबसे बेहतर बताया है। उन्होंने कहा कि दुनिया की नजरें ही नहीं, भरोसा भी भारत पे है। मोदी ने कहा कि जापान टेक्नोलॉजी में पावर हाउस है तो वहीं भारत टैलेंट का पावर हाउस है। और भारत एक टैलेंट पावर हाउस है। भारत ने एआई, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक और स्पेस में बोल्ड और एम्बिशियस इनिशिएटिव लिए हैं। जापान की टेक्नोलॉजी और भारत का टैलेंट मिलकर इस सदी के टेक रिवॉल्यूशन का नेतृत्व कर सकते हैं। जापान का दौरा पूरा करके 31 अगस्त को पीएम मोदी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SECO समिट में शामिल होने के लिए चीन के तियानजिन शहर में होंगे। ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि पीएम मोदी 7 साल बाद चीन की जमीन पर कदम रखेंगे। यहाँ वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से भी मिलेंगे। चीन और रूस के नेताओं से पीएम मोदी की ये मुलाकात ऐसे वक्त में होने वाली है जब अमेरिका के साथ भारत के व्यापार संबंध लगातार खराब हो रहे हैं। ट्रंप का आरोप है कि रशिया से तेल खरीद के भारत उसे
यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के लिए पैसे जुटाने में मदद कर रहा है। इसी वजह से ट्रंप ने भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया है। भारत पर कुल 50% का टैरिफ अब तक हो चुका है। चीन से बढ़ती नजदीकियों की अटकलों के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान आया है। उन्होंने पत्रकारों से कहा है कि वे भारत चीन संबंधों की मौजूदा स्थिति को अमेरिका के साथ भारत के तनाव से न जोड़ें। भारत और चीन के रिश्ते पूरी तरह से बेहतर करने में अभी चीन की पाकिस्तान से नजदीकी, उसका सीपेक प्रोजेक्ट और भारत चीन सीमा विवाद, ट्रेड डिफिसिट जैसे कई रुकावटें हैं। पीएम मोदी के इस दौरे पर डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा आज का लल्लन टॉप शो जरूर देखिए। अगली सुर्खी, थाईलैंड की प्रधानमंत्री पैथोंगतौर्न शिनायात्रा को देश की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने पद से हटा दिया है। पद संभालने के सिर्फ 1 साल बाद ही उन्हें नैतिक मानकों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है। 29 अगस्त को आए कोर्ट के फैसले में कहा गया कि शिनायात्रा ने फोन कॉल पे कंबोडिया के नेता हुन सेन को अंकल कहा था, जबकि अपनी ही सेना के एक कमांडर की आलोचना की थी। ऐसा करके उन्होंने नैतिक नियमों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री संविधान के तहत जरूरी योग्यता पूरी नहीं करती हैं। फैसले के बाद उप प्रधानमंत्री फुमथम वेचायाचाई और मौजूदा मंत्रिमंडल केयर टेकर सरकार के तौर पर काम देखेंगे। शिनायात्रा पहले ही कॉल लीक करने के लिए माफी मांग चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि वो युद्ध ही रोकने की कोशिश कर रही थी। शिनायात्रा पिछले 17 सालों में ऐसी 5वीं प्रधानमंत्री हैं जिन्हें कोर्ट ने पद से हटा दिया है। अब सबकी नजर इस पर है कि उनकी जगह कौन लेगा। थाईलैंड में किसी उम्मीदवार को संसद में नामांकन के लिए 50 विधायकों का समर्थन चाहिए होता है। जिस कैंडिडेट के पास सबसे ज्यादा समर्थन होता है उसके नाम पर संसद में वोटिंग होती है। प्रधानमंत्री बनने के लिए निचले सदन के 492 सदस्यों में कम से कम 247 वोट हासिल करने होते हैं। अगर कोई उम्मीदवार असफल होता है तो सदन को फिर से बुलाया जाता है और दूसरे नंबर पर मौजूद कैंडिडेट के नाम पर वोटिंग होती है। यह प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती है जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं चुन लिया जाता। आज के दिन यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।